हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। आगे बात करते हैं दोस्तों कॉइनेज सिस्टम के बारे में। कुछ जो हमें पंचमार्ट कॉइन्स देखने को मिलते हैं दक्षिण भारत के अंदर। अब हम बात करेंगे फार साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया में थोड़े से दूर के इलाकों की। वहाँ पर हमें कुछ पंचमार्ट कॉइन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली फार साउथ इंडिया रीजन के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं हमें पंचमार्ट कॉइन्स, जैसा कि हमने पंचमार्ट कॉइन्स की डिस्कशन में कवर करा था 2-3 लेक्चर पहले। तो कुछ जो पंचमार्ट कॉइन्स हैं वो हमें साउथ इंडिया के कुछ कुछ इलाकों के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड दीज कॉइन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज डायनेस्टिक इशूज़। यहाँ पर जो वर्ड इशू है ये किसी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बता रहा है। डायनेस्टिक इशू का मतलब ये है कि कोई एक ख़ानदान चलता था, उनकी डायनेस्टी चलती थी और उनके ख़ानदानों का एक चित्र, एक सिंबल होता था। उसके बेसिस पर ये जो सिक्के हैं ये इशू करे जाते थे और उन सिक्कों के ऊपर जो चित्र हमें देखने को मिले हैं, जो सिंबल्स हमें देखने को मिले हैं, उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं, हिस्टोरियंस न्यूमिस्मेटिक्स ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये उनके ख़ानदान के द्वारा मिंट करे गए सिक्के थे, उनके द्वारा मिंट करवाए गए सिक्के थे। इन चीज़ को हम जान सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंबल्स। ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं ना, चोला चेरा पांड्यास के द्वारा, उनके डायनेस्टीज़ के द्वारा इशू करे गए सिक्कों के बारे में हम अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले आप 6 क्लास की तमिलनाडु की एनसीईआरटी का ये वाला पेज देखो, जिसको हमने फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में कवर करा था। हमें पता है कि जो चेरास, चोलास और जो पांड्यास थे, उनके जो डायनेस्टिक पूरा का पूरा जो सक्सेशन था, उसके अंदर उनके कुछ फेवरेट सिंबल्स हुआ करते थे। जैसे चेरास का जो सिंबल था, अगर आप यहाँ पर देखो तो इट वॉज बो एंड एरो। ठीक है। जो चोलास का जो सिंबल था इट वॉज अ टाइगर, और पांड्यास का जो सिंबल था इट वॉज अ पेयर ऑफ 2 फिश। ठीक है। तो ये सिंबल्स आपने अच्छे से देख लिए। चेरास का बो एंड एरो, चोलास का टाइगर, पांड्यास का 2 फिश। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें दक्षिण भारत के अंदर कुछ सिक्के देखने को मिले हैं जिसके ऊपर इस प्रकार के कुछ सिंबल हैं, बो एंड एरो के, टाइगर के, दो मछलियों के पेयर के, तो आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बीइंग एन हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट या न्यूमिस्मेटिक्स की अगर आप उसको नज़रों से देखोगे कि वो चेरा राजाओं के द्वारा इशू करे गए सिक्के हैं, या चोलास के द्वारा, या पांड्यास के द्वारा। ओके। अब आप यहाँ पर इस पेज को पढ़ोगे तो अब आपको इस डिस्कशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मदुरई के पास एक जगह है जिसका नाम है बोधी नैकनूर। इस बोधी नैकनूर नाम की जगह से हमें कुछ कॉइन्स मिले हैं इन अ होड। ठीक है। बहुत सारे सिक्के हमें एक जगह पर किसी एक अवशेष के अंदर वो रखे हुए थे, और उसका अवशेष हमें मिला, किसी एक चीज़ के अंदर वो रखे हुए थे, मटका, घड़ा, कुछ भी हो सकता है वो। यहाँ पर इन सिक्कों के ऊपर जो सिंबल है वो है ऑफ डबल कार्व फिश। ठीक है। जो कि सिंबल था पांड्या राजाओं का। यहाँ पर आप देख सकते हो पांड्यास का जो सिंबल था इट वॉज अ पेयर ऑफ 2 फिश। इसी को बोला जा रहा है डबल कार्व फिश, पेयर, द पेयर ऑफ 2 फिशेस। ठीक है। रिसेंटली कुछ ईयर्स पहले हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं डायनेस्टिक इशूज़ के, डायनेस्टीज़ के द्वारा इशू करे गए कुछ सिक्कों के, जिसमें कुछ पोर्ट्रेट्स भी बने हुए हैं। और ये सिक्कों को आइडेंटिफाई करा गया हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि चोला राजाओं की डायनेस्टीज़ के सिक्के हैं। कुछ चेरास के हैं और कुछ पांड्यास के भी हैं, और उन पे जाहिर तौर पर जो सिंबल्स होंगे वो बो एंड एरो होंगे, जो कि चेरास के सिक्के होंगे। टाइगर होगा तो वो चोलास के सिक्के होंगे, और 2 मछलियों के अगर पेयर होंगे तो हम मान लेंगे उनको कि वो पांड्यास के सिक्के हैं। ठीक है। अब ये जो एविडेंस है लार्जली हमें कोई ज़मीन के अंदर गड़े हुए कुछ सिक्कों की फॉर्म में, या कोई मटका मिला उसके अंदर एक साथ कोई बहुत ज़्यादा सिक्के हों, होर्डिंग हो उनकी, वैसे तो नहीं मिले हैं। ये वाले हमें प्राइवेट कलेक्शन से मिले हैं। ठीक है। या तो कुछ हमें सरफेस या स्ट्रे फाइंडिंग से मिले हैं, और इसके बारे में मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले बताया था। प्राइवेट कलेक्शन मतलब कोई भी एक ऐसा पर्सन, आप और मैं भी हो सकते हैं वो, जिसको सिक्के कलेक्ट करने का शौक़ है, या हमारे
दादाजी या परदादा जी के ज़माने से वो कलेक्शन रखी हुई है, और फैमिली वाइज वो आगे चलते चले गए। तो जब सरकार को पता लगा कि कुछ लोगों के पास ऐसे बहुत पुराने सिक्के हैं, तो सरकार ने उनसे डीलिंग करी होगी, रिक्वेस्ट करी होगी कि ऐसे हमें दे दो, आप इसके बदले पैसे ले लो और हम इसको म्यूज़ियम में रखने दो, हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को, न्यूमिस्मेटिक्स को इसके ऊपर स्टडी करनी है। तो कुछ तो ऐसे लोगों से ले लिए गए थे, और कुछ हमें वैसे गिने चुने बहुत ही कम मात्रा के अंदर गड़े हुए भी सिक्के मिल रखे हैं। ठीक है, अब जो कॉइन्स हैं, कुछ ऐसे सिक्के हैं जिनके ऊपर कुछ एक लेजेंड है जिसको कहा जाता है वलूटी। ठीक है, ये जो वलूटी लेजेंड है, इसके बारे में जो लिखा हुआ है, तो हिस्टोरियंस एंड न्यूमिस्मेटिक्स का ये मानना है कि दीज कॉइन्स आर ऑफ पांड्यास, पांड्या रूलर्स। जो कुछ हमें सिल्वर कॉइन्स मिले हैं जिनके ऊपर चेरा किंग की पोर्ट्रेट बनी हुई है, ठीक है, एंड वहाँ पर जो लेजेंड मेंशन्ड है, इट इज़ मेंशन्ड एज मक्कोटई। ठीक है, ये हमें मिले हैं कृष्णा नदी के पास से, नियर अ जगह जिसका नाम है करूर। और फिर हमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं विद लेजेंड्स कुटुवन, कोटई एंड कोलेपुरई। ठीक है, जहाँ पर सिंबल हैं बो के, एरो के, ठीक है, डबल फिश के और टाइगर के। तो ये वाला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको इस 6th क्लास की तमिलनाडु का ये पेज दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर हमें कुछ स्क्रिप्ट देखने को मिल रही हैं यहाँ पर एज वलूटी, तो उसको तो असाइन कर दिया गया आराम से स्टोरीज के द्वारा कि ये पांड्यास के टाइम के सिक्के हैं। कुछ जो हमें मकोटई की स्क्रिप्ट जो मिली हैं, वहाँ पर हमें आइडेंटिफाई कर लिया गया हमने कि वो चेरास के द्वारा इशू करे गए सिक्के हैं। लेकिन सिंबल्स के बेसिस पर ज़्यादा अच्छी तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन हो सकी है। बो एंड एरो, डबल फिश एंड टाइगर। तो बो एंड एरो सिंबल ऑफ चेरास, टाइगर सिंबल ऑफ चोलास एंड 2 फिशेस आर सिंबल्स ऑफ पांड्यास। ठीक है, तो ये वाली चीज़ याद रखना। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे उपेंद्र सिंह के अंदर ये जगह दे रखी है कि जो चेरास के जो सिक्के हैं, ठीक है, वो हमें मिले हैं कृष्णा रिवर बेड के पास नियर करूर। तो यहाँ पर ये देखो जगह गिवन है करूर, और उनके ऊपर सिंबल्स हैं बो एंड एरो के। तो जो इंपीरियल गुप्ता किंग्स जो थे, दे इशूड वेल एग्जीक्यूटेड डाई स्ट्रक गोल्ड कॉइन्स। और गुप्ता रूलर्स के जो कॉइन्स थे, ज़्यादातर वो गोल्ड कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। उनके ऊपर नक्काशी भी बहुत बेहतरीन लेवल की होती थी। ठीक है, जहाँ पर हमें जो भी चीज़ उन सिक्कों के ऊपर लिखी गई है वो हमें देखने को मिली है संस्कृत भाषा के अंदर। इनको बोला जाता था उत्तर भारत के अंदर एज दिनार। ठीक है, तो नोन एज दिनार ये जो सिक्के थे, ये मोस्टली हमें नॉर्दर्न इंडिया से मिले हैं। जो इसकी फ्रंट साइड होती थी, ऑफ वर्ड्स मतलब फ्रंट साइड, उनमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो राजा महाराजा का जो कार्यकाल था उसके बारे में लिखा जाता था, और वो राजा महाराजा खड़ा हुआ है वेरियस पोजेस के अंदर। ठीक है, यूजिंग मार्शल, यूजिंग मैरिटल वंस। उसकी कोई बीवी वगैरह भी साथ होती थी। ये मार्शल नहीं होना चाहिए, मैरिटल होना चाहिए, वैसे वर्ड है। ठीक है, एंड हमें ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सिक्के देखने को मिलते हैं समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के टाइम से, जो कि हमें दिखाते हैं कि वो वीणा बजा रहे, जो कि एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। और ये आप जानते ही हो, गुप्ता एम्पायर्स के जो गुप्ता गोल्ड कॉइन्स जो थे, उनके ऊपर नक्काशी कितनी बेहतरीन लेवल की होती थी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देखो। ठीक है, ये जो पीछे की साइड होती थी, रिवर्स साइड ऑफ गुप्ता कॉइन्स, यहाँ पर रिलीजियस सिंबल्स होते थे, और वो ये चीज़ दिखाते थे कि राजा महाराजाओं की क्या रिलीजियस एफिलिएशंस हैं, कौन सी देवी देवताओं को वो पूजते हैं, किसको मानते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी फिगरिंग्स बन रखी हैं जो कि राजा महाराजा के अलावा वेरियस डिवाइन फिगर्स को डिपिक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक साइड पर राजा वगैरह है, पीछे साइड पर जिस भी देवी देवता को बेसिकली पूज रहे हैं तो वो है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा था कि राजा अलग अलग पोजेस में खड़ा हुआ है,
तो आप ये देख सकते हो, इसका पर्टिकुलर एक पोज है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है वेरी रेयर गोल्ड दिनार कॉइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये जो दिनार वर्ड है, इनको इसलिए दिनार बोला जा रहा है क्योंकि उस टाइम पर ये नाम यूज़ होता था इनके सिक्कों के लिए गुप्ता रूलर्स के द्वारा। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि राजा अलग अलग पोजेस में खड़ा हुआ है अपने स्पाउसेस के साथ, ठीक है, अपनी बीवी के साथ। तो उसके लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हो एक ऐसा कॉइन कि यहाँ पर राजा रानी का पेयर बना हुआ है इन सिक्कों के ऊपर। एंड नक्काशी देखो कितनी बेहतरीन करी गई है। एंड दीज वर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर। इसलिए वो जो यूपीएससी का 2017 के मैं आपको मीन्स का क्वेश्चन दिखा रहा था, उसमें यूपीएससी ने ये पूछा था, एक स्टेटमेंट दी थी कि जो न्यूमिस्मेटिक आर्ट है गुप्ता टाइम पीरियड की, वो तो बहुत बेहतरीन थी, लेकिन उसके बाद जो कॉइनेज सिस्टम है न्यूमिस्मेटिक आर्ट है वो भारत के कल्चर से डिक्लाइन होता हुआ चला गया, क्योंकि इतने बेहतरीन लेवल की न्यूमिस्मेटिक टेक्नोलॉजी के साथ जो सिक्के बनाए जाते थे पोस्ट गुप्ता एम्पायर के अंदर, पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर, हमें विद द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ गुप्ता एम्पायर, ये हमें ऐसे बेहतरीन सिक्के कभी भी नहीं देखने को मिले हैं भारत के इतिहास में, ठीक है। गुप्ता रूलर्स के द्वारा जो ये सिक्कों का ट्रेंड इशू करा गया था गोल्ड कॉइन्स का, जिसपे इतनी बेहतरीन नक्काशी करी गई थी, ये तो बहुत एक नेक्स्ट लेवल की एक एक्सेलेंस थी, नेक्स्ट लेवल की ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इन्वेंशन इसके अंदर यूज़ करी गई थी। और ह्यूमंस की जो स्केल है वो साफ तरीके से यहाँ पर देखी जा सकती है। तो देयर वॉज अ डिक्लाइन इन द मेटेलिक प्योरिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द लेटर पार्ट ऑफ स्कंदगुप्त रेन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होता जा रहा है, इनके आगे के वंशज चलते जा रहे हैं, तो इनकी वंशावली में हमें आगे देखने को मिलता है कि जितने बेहतरीन इनके पूर्वज के द्वारा जितने बेहतरीन गोल्ड कॉइन्स इशू करे जाते थे, तो वो पूर्वजों के टाइम से लेकर आने वाले जो जनरेशन्स थी उनके टाइम पर उनकी स्केल, उनकी क्राफ्ट, उनकी टेक्निक के अंदर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। गुप्तास ने कुछ सिल्वर कॉइन्स भी इशू करे थे, बट इनके कॉपर कॉइन्स काफ़ी रेयर हैं, ठीक है। ज़्यादातर गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जब सातवाहन पीरियड जब ख़त्म होता है इन द पोस्ट सातवाहन फेज इन ईस्टर्न डेक्कन, तो जो इश्क वाकुस जो थे, जो कि रूल करते थे इन द लोअर पार्ट ऑफ द कृष्णा वैलीज फ्रॉम 3rd to 4th सेंचुरीज, इन्होंने लेड के जो सिक्के होते थे वो इशू करे थे, ठीक है। और ये बिल्कुल जो सिक्कों का जो फैब्रिक है, जो लेड का जो मटेरियल है, वो बिल्कुल वैसा मिलता जुलता था जैसा सातवाहन फेज के टाइम पर हमें देखने को मिलता है। कुछ कॉपर कॉइन्स भी इशू करे गए थे यहाँ पर इस टाइम पीरियड के अंदर, और वो एक डायनेस्टी ने इशू करे थे जिसको हम कहते हैं शालनकायाना डायनेस्टी ऑफ अर्ली 4th to mid 5th सेंचुरी, और विष्णुकुदिन डायनेस्टी के द्वारा। जो कॉइन्स थे ऑफ त्राइकोटा डायनेस्टी, ये सर्कुलेट हुए थे इन वेस्टर्न डेक्कन। एंड कुछ हमें सिल्वर कॉइन्स देखने को मिलते हैं ऑफ अर्ली कालाचुरी रूलर्स इन महाराष्ट्र एरिया। तो धीरे धीरे कर कर राइटर आपको बेसिकली ये बता रहे कि धीरे धीरे कर कर जैसे टाइम आगे बीता, तो अलग अलग कुछ नॉट सो फेमस डायनेस्टी, नॉट सो पावरफुल डायनेस्टी, लेकिन वो डायनेस्टीज थी, उनके द्वारा भी कुछ कुछ सिक्के इशू करे गए। वो इतने बेहतरीन तो नहीं थे जैसा कि गोल्ड और सिल्वर सिक्के थे, जो कि ये भी शो करता है कि ये डायनेस्टीज इतनी ज़्यादा रिच डायनेस्टीज नहीं थी, लेकिन फिर भी सिक्के इशू करे गए इनके द्वारा, चाहे वो कैसे भी करे गए हो, लेकिन उतने बेहतरीन सिक्के नहीं थे वो जैसा कि गुप्ता के टाइम पर इशू करे गए थे। और स्कंदगुप्त के टाइम के पीरियड से उसके बाद का जो रूल था और जो रूलर्स थे यहाँ पर, वहाँ पर हमें वैसे सिक्के देखने को नहीं मिलते जैसे अर्ली गुप्ता रूलर्स के टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं मेडिवल इंडिया के टाइम फ्रेम की, ठीक है, और उसके बाद ये कॉइनेज का जो हमारा जो पूरा का पूरा जो कंटेंट है ये ख़त्म हो जाएगा। तो न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री के अंदर अगर हम अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड की बात करें, तो यहाँ पर एक डिबेट चलती है हिस्टोरियंस के बीच में। हिस्टोरियंस इस पीरियड को बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं बाय अ फ्यूडल ऑर्डर टॉक ऑफ डिक्लाइन इन द कॉइनेज सिस्टम, के यहाँ पर जो फ्यूडलिज्म आया, जिसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं कि लड़ाई झगड़े चल रहे थे, डार्क एज का कुछ लोग, कुछ हिस्टोरियंस जो है इसको फेस बोलते हैं। तो कॉइनेज सिस्टम और उसकी जो पूरी की पूरी जो न्यूमिस्मेटिक आर्ट थी, जो मेटलर्जी थी, जो स्किल्स थी, उनके अंदर हमें एक बहुत ही ज़्यादा शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है। और वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स और जो अर्बन सेंटर्स थे वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गए थे। तो जब ट्रेड एंड कॉमर्स इतने नेक्स्ट लेवल पर हो ही नहीं रहा है,
और बाहर के लोगों के साथ नहीं हो रहा है, वो विद इन एक रीजन ही हो रहा है, तो सिक्कों के ऊपर राजा महाराजा ने इस टाइम पर ज़्यादा फोकस करा नहीं। ठीक है, इनका जो रिवाइवल होता है वो 11वीं सेंचुरी के अंदर होता है। अब ऐसा कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं, ये वाली बात डिबेटेबल बात है, बिकॉज इस थ्योरी को, इस हाइपोथेसिस को कुछ दूसरे ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ने क्वेश्चन भी करा है। ठीक है, हिस्टोरियंस जनरली इस कॉमन व्यू पॉइंट पर आए हैं कि जितने ज़्यादा बेहतरीन आंखों को लुभाने वाले एस्थेटिक क्वालिटी के जो सिक्के थे, भले ही उनके अंदर डिक्लाइन हमें देखने को मिला हो मेडिवल इंडिया के अंदर, ठीक है, या नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर हम बात करें कि जितने कॉइन्स जिस तादाद में इशू करे जाते थे वो, या उन सिक्कों के ऊपर जो लिखा जाता था, जो सिंबल, जो नकाशी होती थी, जो लैंग्वेज, जो स्क्रिप्ट यूज़ करी जाती थी, इन सब चीज़ों के अंदर हो सकता है कि डिक्लाइन हो। ठीक है, और बहुत सारे सिक्के ऐसे भी हैं जिनके अंदर नेम और टाइटल आगे चलकर मिस होने लग गए, वो नहीं बनाए गए, वो नहीं लिखे गए, जो कि हम जान भी नहीं सकते हैं वो कौन से पर्टिकुलर किंग के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन फिर भी मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर सिक्के इशू करे गए हैं, सिक्के इशू करने का ट्रेंड पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि एक हिस्टोरियन जॉन एस डेल के द्वारा कहा गया है 1990 में कि देयर डज नॉट सीम टू हैव बीन अ डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इन सर्कुलेशन। कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे थे, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एस्थेटिक क्वालिटी के कॉइन्स जो पुराने वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे उनके, वो सारे मिस होने लग गए थे। और ये वाली बात है अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड की भारत के अंदर। उसके बाद राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं नंबर ऑफ बेस मेटल एलॉय कॉइन सीरीज, ठीक है, जहाँ पर 2-3 मेटल को मिक्स करके जो सिक्के इशू करे जा रहे हैं, ये अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर बड़ी सारी डायनेस्टीज के द्वारा करे गए। प्योर मेटल सिक्कों से गायब होने लगा और 2-3 मेटल को मिक्स करके सिक्के जो है वो इशू करे जाने लगे। तो इन गंगा वैली बिलियन कॉइन सर्कुलेटेड इन गुज्जर प्रतिहर किंगडम। ठीक है, अब यहाँ पर बिलियन नंबर को नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर एलॉय को बोला जा रहा है। ठीक है, एंड दूसरे कुछ टाइप के जो सिक्के थे वो सर्कुलेट होने लग गए इन राजपुताना एंड गुजरात किंगडम। कॉपर कॉइन्स जो थे, जो कॉपर कॉइन्स थे, उनकी मिंटिंग चलती थी अरब गवर्नर्स के द्वारा सिंध रीजन में बिटवीन मिड 8th to 9th सेंचुरी। कश्मीर के अंदर क्या था, जो कॉपर कॉइन्स थे, यहाँ पर हुंडीज जो थे उसके साथ इनको इशू कर जाता था, जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, जैसा कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, तो इनकी भी डिनोमिनेशन जो होती थी वो कॉइन्स में होती थी या तो ग्रेन में होती थी, जैसा कि हमने पढ़ा था ना, ग्रेन्स का जो साइज़ है उसका जो वेट है, सॉरी, ग्रेन्स का, उसके बेसिस पर हम जो कॉइन्स का जो वजन है वो डिटरमाइन करते थे। ठीक है, यहाँ पर ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक वर्ड आया ना, हुंडी, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हुंडी एक पुराने ज़माने का एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता था, जिसको आप एक क्रेडिट के तौर पर, ट्रेड के तौर पर यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन का जैसे नाम लिखा होता था, एक तरीके से उसका दस्तावेज है, एंड ये जो है इट इज़ अ बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रस्ट। इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है, आज हम इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको जानते हैं, पुराने ज़माने में इसको हुंडी कहा जाता था। जैसे क्या है कि ये जनरली फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी हुई है, शॉर्ट में मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। ये एक पेपर टाइटल है जिसको आपने इशू करवाया। अगर आप एक व्यापारी हो तो यहाँ पर कुछ एक अमाउंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये, यहाँ पर सिग्नेचर हो रखे हैं अथॉरिटी के, आपके सिग्नेचर। तो ये एक प्रकार से प्रोमिसरी नोट होता था। व्यापारियों के साथ क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी पूरी पेमेंट एक साथ नहीं करते हैं। अगर आप ये सोचो कि जो अंबानी हैं, अदानी हैं, ये तो अपनी सारी बैंकों को मतलब अपनी किस्त वगैरह पूरी दे चुके होंगे, इनका तो कोई लोन वगैरह नहीं चल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। इनका क्या होता है कि एक जगह से पेमेंट आती है, फिर एक जगह पर जाती है। ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सहारा लेते हैं आजकल के बिजनेसमैन भी। इलॉन मस्क भी लेता है इसका सहारा, जेफ बेजोस भी लेता है, अंबानी भी लेते हैं, अदानी भी लेते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट होता है, एक पेपर टाइटल होता है, जहां पर आप जो है सामने वाले को एक आश्वासन देते हो कि मैं इतने दिन के अंदर तुम्हारी पेमेंट को रिलीज़ कर दूंगा,
या सामने वाले से आश्वासन लेते हो कि इतने टाइम के अंदर आपकी पेमेंट रिलीज हो जाएगी, लेकिन जो पेमेंट आएगी वो भले ही डिलेड मैनर में थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन उस पेमेंट के रुकने की वजह से या डिलेड मैनर में जो पेमेंट आ रही है या थोड़े दिन बाद वो आ जाएगी। जैसे आपने किसी को माल आज बेचा, अब वो पर्सन कह रहा है कि सर जी मेरे पास ये आज इसके पास आज ही आपको देने के लिए पैसे नहीं है, पहले जो आपने रॉ मटेरियल मुझे दिया है मुझे उसको पहले फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करके बाजार में बेचने दो, जब वहाँ से पैसा मेरे पास आएगा तब मैं आपको दे दूंगा आपकी पुरानी पेमेंट, लेकिन तब तक आपके और मेरे बीच में जो व्यापार है उसको रोको मत, उसको चलने दो। वो व्यापार हमारे बीच में होता रहना चाहिए, वरना आपका काम भी रुकेगा मेरा काम भी रुकेगा। आप अपनी पेमेंट का इंतजार करते रहोगे तब तक ना मेरा माल बिक पाएगा। तो वो रेगुलरली इनफ्लो करते रहो। तो आज हमारे बीच में हो सकता है कि 5वीं ट्रेड चल रही हो और पेमेंट आपने मुझे पहली और दूसरी ट्रेड की करी हो, लेकिन वो हमारे बीच में जो व्यापार है जो एक्सचेंज है वो चलता रहना चाहिए। जो पुरानी पेमेंट जो फंसी हुई है वो भी रेगुलर तरीके से आती रहेगी। ऐसे ही बिजनेसेस रन करते हैं आज भी। इनको कहा जाता था हुंडीज, विच सर्व एज अ प्रोमिसरी नोट, या इनको हम वैसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर हुंडीज के साथ कि इनकी भी डिनोमिनेशन होती थी इन टर्म्स ऑफ कॉइन या फिर ग्रीन, कि अगर कोई सिक्के नहीं दे पा रहा है तो हुंडी से उसका काम चल जाएगा व्यापार वगैरह को करने के लिए, ठीक है। और कॉपर कॉइन्स के साथ हमें कश्मीर के अंदर ये हुंडीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कुछ हमें कौड़ियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती थी। और ये चीज़ हमें दिखाता है कि पूरी तरीके से मेटेलिक मनी का प्रचलन पूरे भारत के अंदर नहीं हुआ था। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी जो थे, जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये काउरी जो है, जो कौड़ी हैं, वो एक प्रकार से कमोडिटी है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मेटेलिक मनी के साथ जो कमोडिटी मनी था भारत के अंदर, उसका भी प्रचलन था, उसका भी बोलबाला चल रहा था। भले ही कुछ इलाकों तक वो सीमित था, लेकिन चल रहा था। तो 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, फ्रॉम 6th to 7th सेंचुरी, बंगाल के जो राजा थे लाइक शशांक, इन्होंने इशू करे थे कुछ गोल्ड कॉइन्स। और कुछ गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो पाला रूलर्स के द्वारा भी इशू करे गए थे, ठीक है। तो ऐसा सजेस्ट करा जाता है इनको स्टडी करने के बाद न्यूमिस्मेटिक्स और हिस्टोरियंस के द्वारा, that references to currency units in their inscriptions does not represent actual coins, but उनकी theoretical units जो हैं, जो वैल्यूज थी, जो डिनोमिनेशंस थे, उसके बारे में हमें इनकी इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानने को मिलता है। कुछ अलग अलग रीजन्स के रूलर्स और उनकी डायनेस्टीज के अंदर प्रॉपर सिक्के वो लोग इशू करवाते थे, मिंट करवाते थे, उनके खुद के ही सिक्के थे, ऐसा हम नहीं बोल सकते पुख्ता सबूत के साथ, ठीक है। फिक्स नंबर के साथ जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी मनी, वो हमें देखने को मिलती है काउरीज। ये लाइन आपको ये समझा रही है कि हर जगह पर कंप्लीट तरीके से मेटेलिक मनी का सर्कुलेशन नहीं था। कुछ एरियाज ऐसे थे जो कि मेटेलिक मनी को बहुत कम यूज़ करते थे या फिर नाम मात्र के बराबर यूज़ करते थे, और वहाँ पर कमोडिटी मनी का बोलबाला था। अब कुछ सिल्वर कॉइन्स भी इशू करे गए थे, जिनको बोला जाता है हरिकेला कॉइन्स, और ये बंगाल में सर्कुलेटेड थे बिटवीन 7th and 13th सेंचुरी, ठीक है। और ये इनको हम बोलते हैं लोकल ईस्टर्न सीरीज़ के कॉइन, ईस्टर्न इंडिया के अंदर, क्योंकि ये वाले कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब वेस्टर्न डेक्कन की अगर हम बात करें तो कुछ अर्ली मेडिवल कॉइन टाइप्स जो हैं हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि बादामी रूलर जो थे, जो चालुक्य रूलर थे बादामी रीजन के, उनके द्वारा इशू करे गए थे। ऑल्दो यहाँ पर जो गोल्ड और जो सिल्वर कॉइन्स हैं वो हमें आंध्र रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन सम हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू अर्ली ईस्टर्न चालुक्य रूलर्स, ठीक है। तो हमें लगभग जो कॉइन्स के बीच में इशू करने के बीच में जो गैप है वो लगभग 3 सेंचुरीज का देखने को मिलता है, ठीक है, टिल द एंड ऑफ 10th सेंचुरी। उसके बाद रिवाइवल हमें देखने को मिलता है गोल्ड कॉइन्स का और सिल्वर कॉइन्स का अंडर लेटर किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी। अब कुछ जो गोल्ड और जो सिल्वर कॉइन्स थे ऑफ चालुक्य रूलर्स ऑफ कल्याण एंड कालाचुरी राजपूत रूलर्स, वो उन्होंने इशू करे थे कि नहीं करे थे, इसके ऊपर अगेन एक डिबेट चलती है हिस्टोरियंस की। फिर गोवा के अंदर जो कदम्बा रूलर्स थे उन्होंने भी कुछ कॉइन्स इशू करे थे, एंड कुछ जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो वेस्टर्न डेक्कन के अंदर जो शिलहार्स रूलर्स थे उनके द्वारा इशू करे गए थे, शिलहार्स। फार साउथ की तरफ अगर हम दोबारा चलें तो कॉइन्स विद लायन एंड बुल मोटिव, जहाँ पर फिगर बनी हुई थी लायन की और बुल की, और कुछ जो अनइंस्क्राइब्ड कॉइन्स थे जहाँ पर हमें कुछ टाइटल्स देखने को मिलता है, उनको हम ऐसा मानते हैं कि ये पल्लवास के कॉइन्स थे, ठीक है।
ये पल्लवास के कॉइन्स थे। द टाइगर क्रेस्ट विद द एम्बलम ऑन चोला कॉइन्स। टाइगर क्रेस्ट जो था, इसको बोला जा रहा है, ये उछलता हुआ टाइगर, कूदता हुआ टाइगर, ठीक है, ये चोला कॉइन्स के साथ एसोसिएट करे गए हैं। चोला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि वहाँ पर टाइगर है, ठीक है, जो फिश है वो एसोसिएट करी गई है पांड्या के एम्बलम के साथ, उनके सिंबोलिज्म के साथ, एंड जो बो है वो उनका चेहरा एम्बलम है। इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये इंडिकेट करता है कि जो चोलास हैं उनकी जो पॉलिटिकल सुजेनिटी थी, उनका जो वर्चस्व था बाकी दो डायनेस्टीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद ये जो तीनों कॉइन्स हैं, तीनों डायनेस्टीज़ के जो कॉइन्स हैं, ये हमें इसके सिक्के गोल्ड की फॉर्मेट के अंदर, सिल्वर के अंदर और कॉपर के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और गोल्ड, कॉपर और सिल्वर के तीनों के मेटल के जो कॉइन्स थे वो चोला रूलर जो है उनके द्वारा इशू करे गए थे। हमें गोल्ड कॉइन्स कुछ मिले हैं आंध्र प्रदेश के अंदर भी, जहाँ पर हमें सिंबल्स देखने को मिलते हैं टाइगर के, बो के, और कुछ अलग अलग प्रकार के को कुछ मार्क हैं जिसको स्टोरियंस को प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है। तो वो हमें मिले आंध्र प्रदेश की नेलोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और एक जगह है कवियाला दवाली, वहाँ से। जो फ्रंट साइड है ऑफ तमिल लेजेंड संग, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है ऑफ संगा दवित तरुलीना, इसका मतलब होता है अबॉलिशर ऑफ टोल्स, टोल्स को हटाने वाला। वन ऑफ द टाइटल जो कि चोला किंग यूज़ करता था, तो उससे हमें पता लगा है कि ये जो संग लिखा हुआ है किसी सिक्के के ऊपर, वो चोला किंग के साथ एसोसिएटेड उसके द्वारा इशू करा गया कॉइन था, और वो चोला किंग था, ही वॉज कुलोटुंगा वन। बैक साइड पर हमें जो चीज़ देखने को मिलती है, इट इज़ रिटन एज कांची या फिर ने, जो कि शॉर्ट फॉर्म हो सकता है ऑफ नेलूर का। ये इंडिकेट करता है कि मिंटिंग टाउन्स जो थे जहाँ पर ये कॉइन्स मिंट होते थे उनके नाम भी लिखे हुए हैं सिक्कों के ऊपर बैक साइड पर। चोला रूलर्स का जब लास्ट फेज चल रहा था दक्षिण भारत के अंदर, तब उनके द्वारा इशू करे गए थे कुछ कॉपर के सिक्के, ठीक है। और जो कॉइन्स थे मोस्टली कॉपर कॉइन्स ऑफ अर्ली मेडिवल पांड्या रूलर्स, ये हमें ज़्यादा मात्रा के अंदर श्रीलंका से देखने को मिलते हैं, और कुछ के अंदर हमें नाम भी देखने को मिलते हैं रूलर्स के, लाइक वीरा पांड्या या सुंदरा पांड्या। अब हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से राजा के नाम पर ये फिगर आउट नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये कहाँ का राजा था, बिकॉज एक नाम के साथ बहुत सारे राजा अलग अलग रीजन में जुड़े हो सकते हैं। ये दिक्कत तो अक्सर हिस्टोरियंस फेस करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ये सिल्वर कॉइन देखने को मिल रहे हैं ऊपर के, ये दो फ्रंट साइड और उसकी बैक साइड, ये गुज्जर प्रतिहार कॉइन है, और नीचे वाले जो काले कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं इसकी सिल्वर, इसकी जो फ्रंट साइड है और बैक साइड है, ये पल्लवा रूलर्स के कॉइन्स हैं, ठीक है। भारत के अंदर जब मेडिवल इंडिया की अगर हम बात करें, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी की जब इन्वेशंस होती हैं, तो नए टाइप के सिक्के जो हैं यहाँ पर इशू करे गए इन वेरियस फॉर्म ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड बिलियन इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है। कुछ के अंदर इंडियन जो सिंबल्स हुआ करते थे, जो मोटिव्स, जो सिंबल्स हुआ करते थे, जो इंडियन लैंग्वेजेस होती थी, इंडियन स्क्रिप्ट होती हैं, इन सिक्कों के अंदर हमें वो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, महमूद ऑफ गजनी के टाइम का जो एक कॉइन टाइप का जो स्ट्रक्चर था, जो कि लाहौर से रिकवर करा गया, इट हैज़ शहाद, ठीक है, इस्लामिक प्रोफेशन ऑफ फेथ, अरेबिक के अंदर लिखा हुआ एक साइड पर, और संस्कृत इन नागरी स्क्रिप्ट उसके बैक साइड पर लिखी हुई है, ठीक है। और कुछ जो कॉइन्स हैं ऑफ मोहम्मद गोरी, दे हैव बुल एंड हॉर्समैन मोटिव, उनके सिंबल बने हुए हैं, एक घोड़सवार है और एक बुल है, ठीक है। ऐसा राजपूत कॉइन्स में भी देखा गया है। और कुछ कॉइन्स के अंदर हमें हिंदू गॉडेसेस भी देखने को मिलती हैं, लाइक माता लक्ष्मी, ठीक है। तो ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों इंडियन कॉइनेज की हिस्ट्री क्या रही है भारत के अंदर, उसको
कवर करा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉइन्स कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं, हाउ डू दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।